हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। लास्ट सेशन में हमने इसके कॉजेस के और सर्कमस्टेंसेस की एंड आज हम करेंगे जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। इस एक्ट की कौन कौन सी प्रोविजंस हैं। तो जो कॉजेस थे, सर्कमस्टेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द एक्ट ऑफ 1861, जो ये डिफाइन करते हैं कि जो इससे प्रीवियस 1858 का एक्ट था, उस एक्ट में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स थे जिसमें इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी। एंड सेंट्रल लेवल पर क्या था, एक काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो पूरे इंडिया के लिए रोल बना रही थी। इसीलिए जो प्रोविंसेस हैं इसमें क्या किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया। तो इसकी जो प्रोविजंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 1861 का एक्ट है इसको इंडियन हिस्ट्री में लैंडमार्क कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ही जो प्रोविंसेस हैं इनको ऑटोनॉमी मिलनी स्टार्ट हुई थी। जो हम इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, फेडरल सेंटर एंड स्टेट में रिलेशनशिप है, जो पावर्स को डिवाइड किया गया है। तो उससे पहले जो स्टेट्स हैं इनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का होना भी जरूरी है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इन द प्रोविंसेस, जो आज के टाइम में हम स्टेट कहते हैं, उस टाइम हम कहते थे प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो जो इसकी मेन प्रोविजंस हैं, इसकी मेन प्रोविजंस को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंशियल काउंसिल। इस तरह जो इसकी प्रोविजंस हैं 3 पार्ट्स में हम इसको करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या हो गया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके रिलेटेड कौन कौन सी प्रोविजंस की गई थी। फर्स्ट वन, पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वर इंक्रीज्ड। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट है 1858 की एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई थी। जो इसकी पावर्स हैं उसकी पावर्स को इंक्रीज किया गया था। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जिसका ऑफिस इंग्लैंड में होगा लेकिन उसका सारा एक्सपेंडिचर इंडिया ही करता था, तो ही कुड अपॉइंट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। मीनिंग आर्मी को कंट्रोल कौन कर रहा है, इंग्लैंड कर रही है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो इंग्लैंड में था और इसके सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे। एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ही कैन अपॉइंट आल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर्स को भी वो अपॉइंट कर सकता था। एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी पावर्स थी वो पावर्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिए जाने लगी। एंड सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर। मीनिंग जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, जिसको काउंसिल ऑफ गवर्नर भी कहा जाता था, उस काउंसिल में क्या क्या कहा गया था। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जिसको हम आज के टाइम में वाइसराय कहते थे, तो इसकी जो पावर्स हैं इसको इंक्रीज किया गया था। और जो फर्स्ट वाइसराय और गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, मीनिंग इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे जो रूल बना रहे थे, तो उनके रिगार्डिंग क्या कहा गया, मेंबर्स इंक्रीज्ड। मीन जो इसकी काउंसिल थी, काउंसिल में पहले 4 मेंबर थे, अब इनको इंक्रीज कर 5 मेंबर कर दिया गया था। जो 5th मेंबर होता था उसके लिए ये कंडीशन रखी गई, जो 5th मेंबर होगा उसको लॉ का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट लीस्ट 5 इयर्स का। मीनिंग उसको अगर लीगल नॉलेज होगी तभी उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर की पोस्ट में काउंसिल में ऐड किया जाएगा। एंड इस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो क्या बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ हिज काउंसिल। जो काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। एंड जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर कंट्री से बाहर कहीं जाता है
तो जो उसकी काउंसिल में जो सीनियर मेंबर है उस मेंबर को एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपॉइंट कर जाता था एंड वो ही उसकी एब्सेंट में मीटिंग्स को प्रिसाइड करता था। जो गवर्नर जनरल था वो क्या कर सकता था, जो काउंसिल की फंक्शनिंग है इसके लिए लॉ बना सकता था। मीनिंग गाइड कौन करता था, गवर्नर जनरल करता था। इसको ही सबसे ज़्यादा पावर्स दी गई थी एंड जो भी काउंसिल डिसीजंस लेती थी उन पर किसकी अप्रूवल ज़रूरत थी, गवर्नर जनरल की ज़रूरत थी। मीनिंग अगर गवर्नर जनरल काउंसिल के जो डिसीजंस हैं इनको अप्रूव करेगा तभी वो बिल लॉ इम्प्लीमेंट किए जा सकते थे। इस तरह जो भी डिसीजन काउंसिल के थ्रू लिए जाते थे उन पर किसकी अप्रूवल होती थी, गवर्नर जनरल की होती थी, वाइसराय की होती थी। एंड ही कैन मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टास्क। मीनिंग जो भी वो काम करते हैं उनके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल भी बनाया जाता था। मीनिंग ऐसे ही पोर्टफोलियोस है, जैसे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कहते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से अमर्ज होता है। जब गवर्नर जनरल था वो क्या करता था, अपने मेंबर्स से क्या करता था, उसके पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट करती थी। इस तरह जो एग्जेक्टिव हैं, एग्जेक्टिव क्या बन गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इसकी पोस्ट होगी जिसका हेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था। तो जी होगी प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल एग्जेक्टिव। नाउ प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है, मीनिंग क्या हो गया, अब लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर की जरूरत थी। तो जो जे एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो जे 5 मेंबर्स थे, जे 5 मेंबर लेजिस्लेचर के मेंबर भी थे, जे ऑर्डिनरी मेंबर माने जाते थे। तो इस तरह जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो एडिशनल मेंबर्स है, इनको भी अपॉइंट कर सकता था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू अपॉइंट एडिशनल मेंबर्स। वो मिनिमम 6 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 12 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता था। जो भी एडिशनल मेंबर्स हैं जिनको अपॉइंट किया जाता था उनका टेन्योर 2 इयर्स के लिए होता था एंड इसमें 50% नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है इनको अपॉइंट किया जाता था। एंड इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस हैं, इनको भी अपॉइंट किया गया था। जो राजा ऑफ बनारस है, राजा ऑफ पटियाला है एंड सर दिनाकर राव, इन 3 इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया था। तो जो हम कह रहे थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसको भी ऐड किया गया। तो इस तरह इसमें कितने मेंबर्स होंगे, टोटल 17 मेंबर्स होंगे, 12 एडिशनल प्लस 5 जो जे एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो टोटल 17 मेंबर्स इस काउंसिल में हो जाते हैं। एंड फॉर पासिंग अ बिल अप्रूवल ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द ब्रिटिश क्राउन वाज नेसेसरी। अगर कोई भी बिल्कुल लॉ बनाना है उसके लिए जो गवर्नर जनरल है एंड ब्रिटिश क्राउन है इसकी अप्रूवल की ज़रूरत है। जो आज के टाइम में प्रेसिडेंट की पोजीशन है, प्रेसिडेंट क्या करता है, अगर वो बिल को पास करेगा तभी बिल लॉ बन सकता है। उस टाइम में क्या था, गवर्नर जनरल था। एक डिफरेंस है, आज के टाइम में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड हैं, लेकिन जो गवर्नर जनरल थे जे रियल हेड थे, जे अपनी पावर्स को खुद यूज करते थे। तो उस टाइम गवर्नर जनरल बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल होता था। नेक्स्ट, prior approval of governor general regarding affairs of defense, foreign affairs, public revenue etc. इनके लिए ज़रूरत होती थी। मीनिंग अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में पब्लिक रिवेन्यू से रिगार्डिंग, फॉरेन अफेयर्स के रिगार्डिंग, डिफेंस के रिगार्डिंग कोई भी बिल पास करना है तो इससे पहले
गवर्नर जनरल की प्रायर अप्रूवल चाहिए, तभी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स एंड गॉट द पावर टू कैंसल ऑल लॉज। मीनिंग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको इतना पावरफुल बनाया गया कि जी कोई भी लॉ बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, एंड जो इंडिया में रह रहे हैं चाहे इंडियंस हैं ऑल्दो फॉरेनर्स हैं, इन सब पर जे इम्प्लीमेंट होंगे। एंड इसको जे पावर भी दी गई जो लॉ हैं उनको जे कैंसिल भी कर सकती है, जो पुराने एग्जिस्टेंट लॉ हैं जिसकी वैलिडिटी इसको लगता है अब नहीं है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को इतनी ज़्यादा पावर्स दी गई थी। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इट कुड नॉट मेक लॉ अगेंस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट। मीनिंग जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसके अगेंस्ट जो कोई भी लॉ नहीं बना सकती थी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इस पर लिमिटेशन इम्पोज कर दी गई कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अगेंस्ट कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती है। एंड और पावर्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी जाने लगी। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको जे पावर दी गई, ही कैन रिजेक्ट और कैंसल एनी लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 2 years। मीनिंग लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अगर कोई लॉ पास किया गया है उसको वो 2 years के बिटवीन रिजेक्ट भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। इस तरह जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर्स दी गई हैं वो तो सिर्फ नाम की पावर्स हैं, एक्चुअल में पावर्स गवर्नर जनरल के पास हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास है, जिसको हम बाद में क्रिटिसाइज भी करेंगे। एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो वाइस राय है, इसकी बहुत सारी पावर्स थी, उसको वीटो पावर दी गई। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ पास करती है इसके ऊपर वीटो पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। तो वो प्रोविंसेस की जो टेरिटरी हैं इनको चेंज भी कर सकता था, जे पावर भी दी गई। एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस हैं वो भी इशू कर सकता था, लेकिन जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया है उसको 6 मंथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास करवाना जरूरी था। तो इस तरह गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को पावरफुल बनाया गया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसके पावर्स को डमिनिश किया गया था। एंड थर्ड वन इज प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंशियल काउंसिल। अब प्रोविंशियल काउंसिल में भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस। तो जो 1861 का एक्ट है इसके अकॉर्डिंग जो बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे ये 3 प्रोविंसेस हैं, इन प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया। तो इस तरह इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम फेडरल स्ट्रक्चर है इसका सेटअप किया जाता है। एंड इसमें गवर्नर जनरल अगर वो चाहे ही कैन इस्टेब्लिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन पंजाब। उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड था, अगर गवर्नर जनरल चाहता तो पंजाब में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको इस्टेब्लिश कर सकता था। तो इस तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया। नंबर 2, मेंबर्स एंड टेन्योर ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल। जो प्रोविंशियल काउंसिल थी इसमें मेंबर्स एंड टेन्योर, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स थे, ऑर्डिनरी मेंबर्स के भी साइड जो 4 से लेकर 8 तक हैं वो एडिशनल मेंबर भी अपॉइंट किए जा सकते थे, जिसमें से 50% नॉन ऑफिशियल होते थे। एंड इनमें से जो टेन्योर होता था इनका 2 years के लिए होता था। तो एडिशनल मेंबर 2 years के लिए काम करते थे। जो एडिशनल मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते थे। एंड थर्ड वन इज
पावर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाया गया था जितनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे इसका प्रेसिडेंट कौन होता था? प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। मीनिंग क्या हो गया? इंडिया के लिए क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय। लेकिन अब अगर प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसका हेड कौन होएगा? गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंसेस। तो इस तरह गवर्नर एंड गवर्नर जनरल में डिफरेंस हो गया। गवर्नर स्टेट के लिए हो गया, दैट प्रोविंसेस के लिए हो गया, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के लिए हो गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए हो गया। एंड जो प्रोविंसेस थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इट मेक लॉज फॉर प्रोविंसेस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट को छोड़कर अपने प्रोविंसेस के रिगार्डिंग जो लॉ बना सकती थी। नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट जैसे डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, रेलवे हो गया, टेलीग्राम्स हो गया, इनके रिगार्डिंग जे लॉ नहीं बना सकती थी। एंड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस इम्पोज की गई थी। जे कहा गया टू पास द बिल अप्रूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इन तीनों की सिग्नेचर की जरूरत है। पहले गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड थर्ड वन इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसके द्वारा जो भी बिल पास किए जाते थे तो उनके ऊपर इनको वीटो पावर भी दी गई थी। इसका मीनिंग हो गया जो प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम थी। लेकिन जो 1861 का एक्ट था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसने इंडिया के आज के टाइम के फेडरल स्ट्रक्चर है इसकी नींव रखी थी। तो आज हमने इस सेशन में प्रोविजंस ऑफ द 1861 एक्ट किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी इवैल्यूएशन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो चलेगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।